गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को। पूरे सेशन को एंड तक आराम से देखिएगा। क्रेजी जी के ट्रिक के साथ आपका जो डेली करंट अफेयर का साथ है फ्रेंड्स, वो 1100 दिन पूरे कर चुका है आज। मतलब ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 3 साल से ज्यादा लगातार आपको डेली करंट अफेयर मिल रहा है क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। काफी स्टूडेंट ऐसे रहे जिनका इस बीच सिलेक्शन भी हुआ। अलग अलग पोस्ट पर वो पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में काफी मैसेज आते हैं स्टूडेंट के। आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट में बताइएगा कि आपको डेली करंट अफेयर कैसा लगता है, और अगर कोई चेंजेस का आपको ऐसा लगता है कि किया जाना चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे आने वाले समय में अगर हो पाएगा तो वो चेंजेस आपके लिए डेली करंट अफेयर में किए जाएंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। 21 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम समझेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से आप इसे कलेक्ट कर लीजिएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, इसकी बात करें तो इसका आयोजन किया जाने वाला है 2025 में इंडिया में। इंडिया में जो आयोजन किया जाएगा वो 12वां एडिशन है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। 12वां एडिशन इंडिया में आयोजित किया जाएगा 2025 में। कब से कब तक? तो सितंबर अक्टूबर मंथ में आयोजित किया जाएगा। 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। अभी इसके पहले जो 11th एडिशन था वो 2024 में आयोजित किया गया है जापान में। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। और अब 12वां एडिशन 2025 में कहां आयोजित किया जाएगा? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। तो इसका आयोजन किया जाने वाला है इंडिया में। ऑल ओवर अगर हम देखें तो सबसे पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत की गई थी 1994 में। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस साल मई 2024 में 11th एडिशन कहां आयोजित किया गया? जापान में। आयोजन कौन करवाता है? तो इसका आयोजन करवाता है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। जो पैरालंपिक एथलीट है उनका एक इवेंट है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। शुरुआत 1994 में की गई, 11वां एडिशन 2024 में जापान में, और अब 12वां एडिशन 2025 में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? तो यह आयोजित किया जाएगा इंडिया में। देखिए, जो जापान में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया उसमें अगर हम मेडल टेली देखते हैं तो पहले स्थान पर रहा था चाइना मेडल टेली में, जिसने टोटल 87 मेडल अपने नाम किए थे। इनके गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज नहीं पूछे जाते तो आप छोड़ दीजिएगा। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील मेडल टेली में दूसरे स्थान पर रहा, 42 मेडल ब्राजील ने अपने नाम किए। थर्ड पर रहा एनपीए, जो कि एक इंडिविजुअल, देखिए यहां पर इंडिविजुअल खिलाड़ी जो किसी भी देश की तरफ से नहीं खेलते, वो एक संघ बनाकर खेलते हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिए। थर्ड पर रहा यूएसए, जिसने 24 मेडल अपने नाम किए। ऑल ओवर इंडिया की अगर हम रैंक देखते हैं तो हमें इंडिया की रैंक पता होना चाहिए। 17वीं रैंक रही है हमारी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो कि जापान में आयोजित किया गया था। हमने 6 गोल्ड जीते थे, 5 सिल्वर जीते थे और 6 हमने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए थे। तो 6 6 12 और 5 17। गोल्ड कितने आए? 6। दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया? तो हाल ही में ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ है। हरियाणा राज्य के फॉर्मर सीएम रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला। यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। 89 वर्ष की इनकी आयु थी, है ना। काफी समय से बीमार चल रहे थे क्योंकि एज ज्यादा थी, तो अब 89 वर्ष की आयु में ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। फॉर्मर सीएम हरियाणा राज्य के। हरियाणा में एक पार्टी है इंडियन नेशनल लोक दल, INLD के नाम से इसे जाना जाता है। इसके प्रमुख थे। 5 बार हरियाणा के सीएम का पद इन्होंने होल्ड किया है ओम प्रकाश चौटाला ने। सबसे पहली बार 1989 में हरियाणा के सीएम बने थे। ओम प्रकाश चौटाला के अलावा देखिए 2 और राज्यों के फॉर्मर सीएम का हाल ही में निधन हुआ है। कुछ सेशंस में ही हमने उनको डिस्कस किया है। कौन कौन? तो कर्नाटक के फॉर्मर सीएम है SM कृष्णा, इनका भी हाल ही में निधन हुआ।
और पौंडीचेरी के फॉर्मर सीएम है MDR रामचंद्रन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो कर्नाटक, पौंडीचेरी और अब हरियाणा के फॉर्मर सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ 89 वर्ष की एज में। क्लियर? आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं फ्रेंड्स। आप सभी के लिए देखिए करंट अफेयर का 1000 एमसीक्यू सीरीज यहां पर आई है। टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर के एमसीक्यूज यहां पर मिलने वाले हैं 2023-24 के। काफी नॉमिनल चार्जेस में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको ये 1000 करंट अफेयर अवेलेबल है। आपको याद रखिएगा ये जो 1000 करंट अफेयर है आपको वो विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन यहां पर मिलने वाले हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन भी उसका दिया गया है, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है हर क्वेश्चन का। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। दोनों की ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट आ रहा है आपको तो आप हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, और इसके अलावा आप यहां से भी नोट कर सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश आप जिस भी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो ध्यान से आप अवेल कीजिएगा, ठीक है ना। दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको अलग अलग अवेलेबल है 1000 करंट अफेयर एमसीक्यू विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। आइए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो एमपी गवर्नमेंट का सम्मान है राजा मानसिंह तोमर सम्मान, 2023 के लिए अभी अनाउंस किया गया है 2024 में, और यह दिया गया है सानंद न्यास संस्था को। मध्य प्रदेश के इंदौर की ही एक संस्था है ये। कौन सी? सानंद न्यास संस्था। आर्ट और कल्चर के संरक्षण के लिए काम करने के लिए दिया जाता है मध्य प्रदेश में मानसिंह तोमर सम्मान। वैसे अगर हम मानसिंह तोमर की बात करें ना, तो मध्य प्रदेश के एक शासक रहे उत्तरी एमपी में, ग्वालियर क्षेत्र में एक शासक थे मानसिंह तोमर। इन्होंने ही ग्वालियर के किले में मान मंदिर का निर्माण करवाया था। गुजरी महल ग्वालियर के किले में एमपी में देखने को मिलता है, उसका निर्माण भी मानसिंह तोमर ने करवाया था। तो ये मानसिंह तोमर के नाम पर मानसिंह तोमर सम्मान दिया जाता है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। 2023 के लिए अभी दिया गया, 2024 में किसे? सानंद न्यास संस्था, इंदौर की एक संस्था है। वैसे कल के सेशन में भी हमने मध्य प्रदेश के एक अवार्ड को डिस्कस किया था, तानसेन सम्मान। देखिए एमपी के ग्वालियर में तानसेन सम्मान या तानसेन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यहीं पर तानसेन सम्मान दिया गया 2024 में, 2023 के लिए किसे दिया गया था? पंडित स्वप्न चौधरी को, तबला वादक है, बहुत ही फेमस। तो 2023 के लिए जब तानसेन सम्मान का घोषणा की गई, उसके अगले दिन अब घोषणा की गई है मानसिंह तोमर अवार्ड की, और यह दिया गया किसको? तो मध्य प्रदेश में इंदौर की संस्था सानंद न्यास को, है ना। सानंद न्यास संस्था के नाम से इसे जाना जाता है। उद्देश्य मैं आपको अभी बता चुका हूं, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो उनका योगदान है, संरक्षण के लिए जो संस्था ने काम किए हैं, सानंद न्यास संस्था ने, उसके लिए इन्हें 2023 का मानसिंह तोमर सम्मान दिया गया। एमपी गवर्नमेंट के द्वारा 2011 में से शुरू किया गया था। कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करने वाले किसी भी संस्था को यह दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार देती है। 2022 के लिए अवार्ड दिया गया था यही वाला मालव लोक कला केंद्र, जो कि उज्जैन की संस्था है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? आपको पता है 2025 में खो खो वर्ल्ड कप, पहला खो खो वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है इंडिया में, पहला ही खो खो वर्ल्ड कप है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सलमान खान, फिल्म अभिनेता सलमान खान। क्या करेंगे भाई? तो जो खो खो के खिलाड़ी हैं उनको प्रेरित करते हुए, उनका हौसला बढ़ाते हुए दिखाई देंगे सलमान खान, क्योंकि पहली बार ही खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है और पहली बार ही मेजबानी कौन कर रहा है? इंडिया। 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा खो खो वर्ल्ड कप का नेक्स्ट ईयर। ब्रांड एम्बेसडर बने सलमान खान। यह शुरू होगा 13 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस खो खो वर्ल्ड कप में 24 अलग अलग देशों की
21 जो मेंस टीमें हैं खो खो की वो पार्टिसिपेट करेगी और 20 विमेंस टीमें खो खो की यहां पर पार्टिसिपेट करने वाली है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 इंडिया में पहला खो खो वर्ल्ड कप है। ब्रांड एम्बेसडर कौन? सलमान खान। 20 दिसंबर 2024 को सशस्त्र सीमा बल का फाउंडेशन डे मनाया गया। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सशस्त्र सीमा बल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। देखिए 1963 में 1962 में एक युद्ध हुआ था, इंडो चाइना वॉर। 1962 इंडो चाइना वॉर, ठीक है, 1962 में। अब इंडो चाइना वॉर के बाद एक ऐसे सैनिक बल की आवश्यकता महसूस हुई जो कि हमारे जो बाउंड्रीज एरिया है वहां पर सुरक्षा के लिए काम कर सके। तो इंडिया और नेपाल और इंडिया और भूटान यहां की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए 1963 में बनाया गया सशस्त्र सीमा बल को। 1963 हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का 61वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रानी डांगा में यह फाउंडेशन डे मनाया गया, जिसमें भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने भी भाग लिया है। सशस्त्र सीमा बल भारत का एक पैरामिलिट्री फोर्स है। 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। 61वां फाउंडेशन डे 2024 में। 20 दिसंबर 1963 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली। किन बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करता है? इंडो नेपाल और इंडो भूटान। वर्तमान में इस संस्था के डायरेक्टर जनरल या इस अर्धसैनिक बल के डायरेक्टर जनरल की बात करें तो अमृत मोहन प्रसाद है। सितंबर 2024 में ही अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल के रूप में अमृत मोहन प्रसाद सशस्त्र सीमा बल के। 61वां फाउंडेशन डे मनाया गया 20 दिसंबर 2024 को। दिसंबर 2024 में पश्चिम बंगाल ने बांग्लार बारी योजना शुरू की है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने हाल ही में राज्य में बांग्लार बारी योजना की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आवास निर्माण करके देना या उनके आवास निर्माण में उन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करना, यह मुख्य उद्देश्य है बांग्लार बारी योजना का। पश्चिम बंगाल राज्य ने इसे अभी दिसंबर 2024 में अनाउंस किया। प्रॉफिट कैसे दिया जाएगा? तो देखिए, इस योजना का लाभ राज्य की 28 लाख लोगों को दिया जाने वाला है। ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको गरीब तबके के जिनके घर नहीं है, उनको आवास निर्माण के लिए उनके अकाउंट में डायरेक्ट 1,20,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। पर जो लाभार्थी है उसके अकाउंट में, हर लाभार्थी के अकाउंट में 1,20,000 आवास निर्माण के लिए। राज्य के गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बांग्लार बारी योजना या स्कीम को लॉन्च किया है। बुक ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ किस भारतीय पैरा खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी? तो ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ ऑटोबायोग्राफी है दीपा मलिक की, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। दीपा मलिक बहुत ही फेमस पैरा एथलीट है, आपको पता होना चाहिए। जो रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में, उसमें शॉर्ट पुट में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल या मेडल लाने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी? दीपा मलिक। ठीक है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की गई है, ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ, दीपा मलिक। ये है दीपा मलिक। इस पुस्तक को दीपा मलिक ने लिखा है। दीपा मलिक की जो जर्नी रही है, उनकी जो जीवन की घटनाएं रही है, जो उनका संघर्ष रहा, जो उनकी उपलब्धियां रही, कैसे, देखिए दीपा मलिक को ट्यूमर के कारण जो बॉडी का निचला हिस्सा है ना, वो लकवाग्रस्त होने के कारण वर्क नहीं करता। उसके बाद भी इन्होंने पैरालंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। इवन सिल्वर पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बनी दीपा मलिक। तो इनका जो संघर्ष है, जो उपलब्धियां हैं, मतलब एक इंस्पायर स्टोरी दीपा मलिक की।
पूरे जीवन को इन्होंने बताया है अपनी बुक में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ। दीपा मलिक भारत के पैरा खिलाड़ी है, हरियाणा राज्य से बिलोंग करती है, शॉर्ट पुट की खिलाड़ी है। ठीक है, पैरालंपिक गेम्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट। 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। खेलों के क्षेत्र में दीपा मलिक के योगदान के कारण इन्हें 2012 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आगे चलकर पद्मश्री दिया गया 2017 में, फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया 2019 में दीपा मलिक को। यूरेशिया टाइम्स की द 8 ग्रेट पावर ऑफ 2025 सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो यूरेशिया टाइम्स एक मैगजीन है जिसने द 8 ग्रेट पावर ऑफ 2025 लिस्ट जारी की है। इसमें इंडिया को 5th रैंक पर रखा गया है 8 पावरफुल देशों में। पहले तो यह समझना पड़ेगा कि किस आधार पर लिस्ट को जारी किया जा रहा है, तब तो हम बात करेंगे कि इंडिया को 5वीं रैंक है, 4थी रैंक है, वो बात की बात है। देखो, यूरेशिया टाइम्स इसने द 8 ग्रेट पावर ऑफ 2025 लिस्ट जारी की है। नाम से समझ में आएगा 8 देशों को, 8 जो बड़ी पावर्स वाले देश हैं उनको इंक्लूड किया गया। किस आधार पर बड़ी पावर? तो ऐसे देश जो कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, जो कि सोशली स्ट्रांग हैं, जहां पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में जिन देशों का सबसे ज्यादा है, हमारे पास भी ग्लोबल लीडर है, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किस देश का सबसे ज्यादा है, किस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, मिलिट्री स्ट्रेंथ या सैन्य शक्ति किस देश की सबसे पावरफुल है, इन सभी डायमेंशंस के आधार पर एक लिस्ट तैयार की है यूरेशिया टाइम्स ने। 8 देशों को इसमें इंक्लूड किया गया और नाम दिया गया द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025। इस लिस्ट में इंडिया को 5वें स्थान पर रखा गया है। पहले नंबर पर कौन? तो पहले पर है अमेरिका, सेकंड पर है चाइना, थर्ड पर है रशिया, चौथे पर जापान और 5वें पर रखा गया इंडिया को। उसके बाद 6ठे पर फ्रांस, 7वें पर ब्रिटेन और 8वें पर है साउथ कोरिया। इंडिया की रैंक 5वीं। दिसंबर 2024 में किसे भारतीय स्टेट बैंक का एमडी नियुक्त किया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर? तो दिसंबर 2024 में हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के एमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया राम मोहन राव अमारा को। राम मोहन राव अमारा, इनकी बात करें तो इनकी जो एमडी के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है ना, सीएस शेट्टी के स्थान पर किया गया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी कुछ समय पहले सीएस शेट्टी को एसबीआई का चेयरमैन अपॉइंट किया गया, तो एमडी का एक पोस्ट खाली हुआ क्योंकि सीएस शेट्टी एसबीआई के चेयरमैन बन गए। तो अब जो वो एमडी का पद खाली था वहां पर राम मोहन राव अमारा एमडी के रूप में अपॉइंट किए गए एसबीआई में। एसबीआई में एक तो होते हैं चेयरमैन और 4 होते हैं एमडी। राम मोहन राव अमारा 4 एमडी में से एक है। 3 साल के कार्यकाल के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया, एक अध्यक्ष, चेयरमैन और 4 एमडी। अध्यक्ष के पद पर कौन है एसबीआई में? तो यह है सीएस शेट्टी, अभी हमने बात की। और 4 एमडी के बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन करंट अगर एग्जाम हुई तो अभी जो रिसेंट सीएस शेट्टी के स्थान पर अपॉइंट हुए हैं एमडी, वो पूछे जा सकते हैं। तो ये कौन अपॉइंट हुए? श्री राम मोहन राव अमारा। लास्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में किस राज्य में संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था लागू की गई? तो भारत की होम मिनिस्ट्री ने पूर्वोत्तर के नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम तीनों ही राज्य में दिसंबर 2024 में प्रोटेक्टेड एरिया परमिट को लागू किया है। तीनों ही राज्य में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने हाल ही में यह व्यवस्था लागू की है कि भैया नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में तीनों राज्यों में प्रोटेक्टेड एरिया परमिट को लागू किया जा रहा है। आप जानते हैं प्रोटेक्टेड एरिया परमिट क्या है? किसी भी ऐसे क्षेत्र पूर्वोत्तर के हों या कोई और क्षेत्र हो जहां पर भाई संवेदनशील क्षेत्र है संस्कृति के लिहाज से, है ना, वहां का जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से, या अदर किसी कंडीशन, किसी ट्राइब को संरक्षित करना
है ना, वहां पर अवैध गतिविधियां रोकनी है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे क्षेत्रों को प्रोटेक्टेड एरिया परमिट में शामिल किया जा सकता है। यह जो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या एक्ट लाया गया था 1958 में लाया गया था, इसके तहत किसी भी क्षेत्र में परमिट को लागू किया जाता है। व्यवस्था लागू होने के बाद अब ये जो 3 राज्य हैं, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यहां पर जो विदेशी हैं उनको अगर जाना है तो परमिट की जरूरत पड़ेगी, मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी। आपने देखा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह व्यवस्था है कि भाई आप भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम फिर सकते हैं निर्बाध रूप से, लेकिन कुछ एक्ट भी है जो वहां की ट्राइबल्स को संरक्षित करने के लिए, वहां के कल्चर को संरक्षित करने के लिए यूज किए जा सकते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं माना जाता है। अब आप बोलो कि भाई हम क्यों रुके हैं, परमिट क्यों ले, हम तो कहीं भी घूम सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, कुछ अदर एक्ट भी हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को हानि नहीं पहुंचाते, किसी प्रकार से डैमेज नहीं करते। ठीक है, ये क्षेत्रों को प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकते हैं। तो उद्देश्य क्या है भाई इस एक्ट का? फॉरेनर की आवाजाही पर निगरानी रखी जाएगी तीनों राज्यों में और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा को सुनिश्चित करना। संरक्षित क्षेत्र परमिट, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, 1958 एक्ट के तहत परमिट उन क्षेत्रों में फॉरेनर सिटीजन पर लागू होता है और कभी कभी इंडियन सिटीजन पर भी लागू होता है। पूर्वोत्तर के जो राज्य ना उसमें आप आसानी से नहीं घूम सकते, परमिट की जरूरत पड़ेगी बहुत सारे राज्यों में। क्यों? क्योंकि एक तो भाई नेशनल सिक्योरिटी का विषय है, तो ऐसे क्षेत्रों में इस एक्ट को या लागू किया जा सकता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। इसके अलावा एक तो कल्चरल प्रोस्पेक्टिव के आधार पर अगर संवेदनशील है, जैसे मणिपुर में आप देख रहे हैं कैसी हालत है, तो ऐसे क्षेत्रों में प्रोटेक्टेड एरिया परमिट को लागू किया जा सकता है। अभी अगर हम भारत की बात करें तो उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, अवैध गतिविधियों को रोकना, जनजाति और उनकी संस्कृति को संरक्षित करना। अभी भारत में ऐसे यूनियन टेरिटरी और स्टेट जहां पर प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लागू है, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के तो लगभग सभी है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, इसके अलावा उत्तराखंड में चीन से लगा हुआ जो एरिया है, हिमाचल प्रदेश में चीन से लगा जो एरिया है वहां पर, लद्दाख में, अंडमान निकोबार आइलैंड में, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं। ठीक है, तो यहां पर 21 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में समझ लिया, एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को आराम से हमने समझा है। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन की। ध्यान से सुनिए। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे दिया गया? गगन गिल को। फिडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो यह है प्रणव वेंकटेश। दिसंबर 2024 में हाइड्रोग्राफिक शिप आईएनएस निर्देशक को नौसेना में शामिल किया गया। इसका निर्माण किसने किया है? तो गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता ने। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? अभी हमने बात की है, पंडित स्वप्न चौधरी। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन है? पीपी चौधरी, बीजेपी सांसद। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा है? यह बना है मसाली गांव, गुजरात में। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? यह जीता है कैटलीन सैंड्रा नील ने, है ना, कल के सेशन में पढ़ा था हमने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किसान कवच लॉन्च किया। यह क्या है? तो भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट, किसके लिए? किसानों के लिए। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। लास्ट किया था गुड गवर्नेंस वीक 2024 कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? यह आयोजित किया जा रहा है 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक। यह सभी करंट अफेयर कल के सेशन में हमने समझे थे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन है? तो ये हैं लॉर्ड कर्जन, भारत के वायसराय रहे हैं। अलबरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है जो भारत के बारे में बताती है? तो तारीख हिंद भारत के बारे में बताती है, अलबरूनी की लिखित पुस्तक है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए हमारे।
अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? एक्टिंग पीएम। किस संविधान संशोधन के माध्यम से एंग्लो इंडियन सीट को खत्म किया गया था? और संस्कृत भाषा के लिए 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? कल के सेशन में बताया था मैंने। तीनों ही क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।